जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ओके दोस्तों, अगर गरीबी और कठिनाइयों को अपना साहस बना के चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे मशहूर एंटरटेनर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपनी फिजिकलिटी का मजाक उड़ाकर लॉरेल और हार्डी दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनर बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर अपने हुनर से एक सुपरस्टार कॉमेडियन महमूद भारतीय सिनेमा के दिग्गजों के पसीने निकाल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक बहती नदी बाधाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल ढूंढ लेती है, वैसे एक इंसान का हुनर उसे अपना श्रेय दिला देता है। हंसना और रोना जिंदगी के दो पहलू हैं, जिसमें से रोने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिंदगी वैसे ही आपको रुलाती रहती है। जरा सोचिए, जिस जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई हो, उससे क्या उम्मीदें रखें। पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है, स्कूल का पहला दिन फिर रोने लगता है, पढ़ाई के नाम पर वैसे रोना आता है, और परीक्षा की तो बात ही छोड़ दो। भगवान ने इंसान को सबसे समझदार तो बनाया ही है, लेकिन बहुत ही कमजोर भी बनाया है। हम इकलौती ऐसी स्पीसीज हैं जो अपने जीवन में सहारा ढूंढती हैं, और इसलिए हमने अपनी रोती हुई जिंदगी में एक सहारा ढूंढा है, और वो है हंसी। जब मैं स्कूल में था तो मैं खूब हंसता और दूसरों को हंसाता रहता था। एक दिन मुझसे परेशान होकर मेरे मास्टर जी ने मुझे क्लास में हंसने और बाकी बच्चों को हंसाने के लिए सजा दी, और कहा कि जोकर बनने का इतना शौक है ना तो सर्कस में दाखिला ले लो। इस बात से मैं बहुत निराश हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने दादाजी को पूरा किस्सा सुनाया और बोला कि मैं अब कभी नहीं हंसूंगा। वो बड़े गंभीर हो गए और बोले, बेटा अनुपम, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। इस दुनिया में ऊपर वाला विभिन्न कार्यों के लिए अपने खास बच्चों को संसार में भेजता है। तुम ऊपर वाले के वो खास बच्चे हो जिसका काम लोगों को हंसाना है। अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो दुनिया में दुख बढ़ जाएगा, और उसके लिए जिम्मेदार तुम होंगे। मेरे लिए ये बात जीवन की सच्चाई बन गई, और मैंने कसम खा ली कि मैं लोगों को हंसाऊंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कितने भी डंडे क्यों ना खाने पड़े। जिसे पूरा परिवार एक साथ देखता है तो वह भारतीय टेलीविजन का नंबर 1 शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट द किंग ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, कपिल शर्मा। ये पहले पांव छूते बाद में खिंचाई करते हैं। नहीं पाजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप अच्छा, मुझे आपने हमेशा इज्जत दी। बैठिए। थैंक यू सर। एक तो मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, जाते हुए एक्सचेंज कर लेंगे। मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा। ये महंगा ज्यादा है। चलो सर, धीरे धीरे करके मैं भी ले लूंगा, कभी 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 ना कभी महंगा। मेरा पहला सवाल जी सर। मेरा पहला सवाल मेरे बारे में है। जी सर। आपके बारे में नहीं है। मेरी क्या पहली याद है आपके मन में? आपकी इतना सोचना पड़ रहा है यार। नहीं, सोचना नहीं पड़ रहा। मैं जब आपसे पहली बार मिला था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुझे अनुपम सर पहली बार दुबई में मिले, और हम लोग एक शो के लिए थे वहां पे। मैं वापस आया तो मुझे किसी ने बताया पीछे अनुपम जी बैठे हुए हैं, और बाद में अनुपम सर मुझे कहते हैं कि आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। एक्चुअली सर बात क्या थी, मैं आपको देख के हैरान इतना हो गया कि किसी ने मुझे बोला कि अनुपम सर आप ही का वेट कर रहे हैं, वो फ्री हो चुके हैं। मैंने कहा मेरा इतना, मतलब मैं मशहूर हो गया हूँ। अच्छा। तो उस दिन मुझे पहली बार लगा। आज दूसरी बार मुझे अभी सच्ची में लग रहा है कि मैं सच्ची में फेमस हो गया हूँ सर। देखो मेरे शो में काफी लोग आते हैं, लेकिन मुझे अनुपम सर के शो में बुलाया गया। मेरे शो में आकर कैसा लग रहा है? सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत बहुत मुबारक किरण मैम। किरण मैम जीत गई है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है पूरे देश की तरह। किरण जी आपकी फैन है। किरण मैम का बड़ा फैन हूँ, हमारे शो में अक्सर आती जाती रहती है। हमारा तो फैमिली रिलेशन हो गया। आपका फैमिली रिलेशन हो गया? जी जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, ले जाओ साथ में। अभी तो सर बिल्कुल चलनी बंद हो गई होगी आपकी।
क्या? घर पे। मेरी तो कभी भी नहीं मेरी तो कभी भी नहीं चलती थी। अभी तो सरकारी अब तो पावर वो में मैं मिल की गई। जगह हम अपने आप को हम बोलती हैं। अच्छा जी। जी जी, बहुत परेशानी हो गई है मुझे। ओहो, एक तो बीवी, ऊपर से मेंबर पार्लियामेंट। मेंबर पार्लियामेंट। तो मेरी पहली पिक्चर कौन सी देखी थी आप? सर आपकी सारांश, बड़ा बड़ा दिल चाहिए सर उस चीज के लिए जो आपने किया था। इतनी छोटी उम्र में एक मैच्योर आदमी का कैरेक्टर जो आपने किया, मतलब हम लोग हर एक से सीखते हैं, किसी ना किसी एक्टर से आपसे बड़ा कुछ सीखा सर हमने, और आज भी 2-4 चीजें सीख के जाऊंगा मैं भी बहुत कुछ सीख के जाऊंगा आपसे। ये तो आपका बड़प्पन है सर, आप ऐसा बोलते हैं। ये बड़प्पन बोल के आप मुझे बड़ा मत बनाइए। नहीं सर, किसी तरीके तो अपने आप को छोटा बताऊंगा ना मैं। मेरी इस शो के दौरान पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शायद इनसे 1 पॉइंट ऊपर ले जाऊं, मगर ये ऐसा होने नहीं देने वाले। अब मैं आपको देखता हूं, उधर देखते हैं, मैं इधर देखता हूं, आप इनको देखते हैं। नहीं, ग्लैमर काफी है शो में आपके। हाँ, मुझे लगा मुझे देख के बोलेंगे ग्लैमर काफी है, मगर आपको मैडम को देखकर बोल रहे हैं। नहीं, आपका एक्सपोजर ज्यादा है, इधर ग्लैमर ज्यादा है। आपके बारे में पूरे जो हिंदुस्तान के लोग हैं और बाहर के भी लोग जानना चाहते होंगे कि मैं खुद आपको इसलिए शो में चाहता था क्योंकि मैं खुद क्यूरियस था कि आपने शुरुआत, आपके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। जी। यू वर बोर्न इन अमृतसर में, आप पैदा जी हुए सर, थे। अमृतसर में मेरा जन्म और हुआ। आपके 2 भाई बहन हैं आप। जी, मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, वो पुलिस में है। मेरी छोटी बहन है, उनकी शादी हो चुकी है। और आपके फादर भी पुलिस में थे। फादर पुलिस में थे मेरे, और तकरीबन मेरी सारी फैमिली पुलिस में है। सारे के सारे ऑफिसर हैं, कोई कुछ है, मतलब सब पढ़े लिखे लोग। और मैं एक बीच में खराब पीस निकल आया तो मैं इस तरफ आ गया। इसीलिए आपने जो पहला कॉमेडी का शो किया उसमें आप पुलिस वाले बनते थे, और या कोइंसिडेंस था? नहीं सर, क्या होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है जिस माहौल में, तो आप वो चीजें मन में कहीं ना कहीं जहन में रहती हैं। तो मैं पुलिस क्वार्टर में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे पैदा ही हुआ। इतनी पुलिस थी, मैं तभी घबरा गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी पुलिस आई हुई है। हालांकि हम लोग जितना मर्जी मजाक बनाए, कभी कोई ना कोई तो चाहिए होता है मुद्दा, तो कभी पुलिस को लेकर या कभी किसी डिपार्टमेंट को लेकर। लेकिन मैंने देखा बड़ा मुश्किल का काम होता है सर उनका भी, क्योंकि मेरे फादर हैं तो मुझे पता था, कभी 3 बजे उठ के जा रहे हैं, कभी 4 बजे। प्रधानमंत्री अमृतसर आ रहे हैं, जो भी बनते थे, कोई भी प्रधानमंत्री बनना, पहले उन्होंने माथा टेकने आना अमृतसर, और सारी पुलिस को टेंशन पड़ जाती थी। 3-3 दिन पहले ड्यूटी लगी है, तो लगे हुए बेचारे बाहर खड़े, प्रधानमंत्री आए ऊपर से निकल जाते थे, तो बेचारे नीचे खड़े किए, कम से कम नीचे से निकालो प्रधानमंत्री, उनको भी खुशी हो कि यार हमने थोड़ी ड्यूटी की है। तो मुश्किल काम है, पर ठीक है, हमारे लिए वो मनोरंजन किस्से हैं अभी। आपके फादर पुलिस में किस रैंक पर थे? सर मेरे फादर थे हेड कांस्टेबल थे पंजाब अच्छा। पुलिस में। क्या नाम था और उनका नाम था श्री जितेंद्र कुमार। हाँ। और पर वो मुझे हमेशा बूस्ट बहुत करते थे, हमेशा मुझे इनकरेज करते थे। तो जब कभी छोटी सी कोई अचीवमेंट लेनी तो पापा जाके अपने ऑफिसर्स को बताते थे कि मेरे बेटे ने ये किया है, वो किया है। तो हमेशा मुझे फैमिली की तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा है। मेरे घर पे इतनी प्रॉब्लम थी, फादर साहब को कैंसर का प्रॉब्लम था, और हम लोगों को पता भी था उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। वो खुद इतने खुश मिजाज थे, तो पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं मुझे आने दिया। बोलते कि तू जा। उन्होंने कैसे इस बात का बखान किया आपको सर कि मेरे को कैंसर है? सर पहले उनका जब ऑपरेशन हुआ तो कोई डॉक्टर्स ने हमें बताया कि ये जो उनकी बॉडी में से जो पार्ट लिया गया है उसको हम लोग रिसर्च के लिए भेजेंगे मेडिकल इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज। तो उसके बाद में क्या उम्र थी आपकी? सर मैं रहा हूँगा उस समय 16-17 साल का रहा हूँगा। ओके। तो डॉक्टर्स ने जब हमें बताया कि ऐसे ऐसे कैंसर का प्रॉब्लम है, तो बाहर जो भी हम इमोशनल हो गए सब फैमिली, जो भी उस समय रिएक्शन होता है एक फैमिली का। सो अंदर गया तो मैं फिर डैडी के सामने एक्टिंग करूं, जैसे फिल्मों में देखा था कि पेशेंट को नहीं बताना। तो मैं अंदर जाके डैडी के सामने खुशी रहा हूँ। डैडी कहते क्या हुआ? कैंसर निकला है। तो मैं हैरान, मैंने कहा इनको क्या जवाब दूं मैं? कहते हाँ मुझे पता है, इट्स ओके, कोई नहीं। तो ऐसे थे। और जो जब उनका ऑपरेशन किया जाता है, जब मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं तो वो उसकी पूरी फिल्म बनाते हैं। एक मुझे जाते हुए वो पूरी टीम बोल के गई, बोलते यार तुम्हारे पापा जैसा इंसान मैंने देखा नहीं लाइफ में। बोलते मतलब हमें लग नहीं रहा था कि हम लोग एक कैंसर पेशेंट से बात कर रहे हैं जो फाइनल स्टेज में है। सो इतना हंसा रहे हैं हम लोगों को, ये वो। मेरे फादर ऐसे थे, पुलिस में थे जरूर, पर वो थोड़े आर्टिस्ट थे अंदर से। आप फिर दिल्ली में ले गए थे उन्हें जी इलाज कराने के लिए? जी। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी? फाइनेंशियल ऐसा नहीं था सिचुएशन सर, बिकॉज एक सरकारी कर्मचारी को आपको भी पता कितना, एक पुलिस क्वार्टर में हम लोग रहते थे, तो एक टाइम पे तो ये आ गया था कि ना उनसे पेन सहारा जा रहा था और ना हमसे कुछ हो रहा था। सो एक टाइम होता है कि जब आदमी ये कहता है, गिव अप कर देता है कि नहीं यार, मतलब मैं अपने फादर को ऐसे देख नहीं सकता था कभी भी। पर ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि उनके जाने के बाद मैं करता कराता यहाँ पे पहुँचा बॉम्बे, और
यही इसी स्टूडियो में सर मेरा लाफ्टर चैलेंज मैंने विन किया था पहली बार, तो मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिला। तो हमारी इसीलिए हमारी एक लाइफ में कि अगर ये हो सकता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो सही बात है, कुछ भी हो सकता है। और मेरा बिलीव हमेशा रहा है भगवान में, कुदरत में, कि आप अगर किसी चीज को चाहते हो मिल तो जाती है। कब मिलती है, थोड़ा लेट मिलती है, पहले मिलती है, बात की बात है। तो रात को मुझे मिला 10 लाख का चेक, उसमें से उन्होंने 3,90,000 काट लिया था। टीडीएस। टीडीएस? हाँ, टीडीएस के इनकम टैक्स सब काट लिया। मैंने कहा जब था नहीं तब तो काटते नहीं थे, अब अपनी मेहनत पे लिया तो अब क्यों काट रहे हो? तो मैंने रात को फोन किया 1:30 बजे, तब 1:30 बजे लाफ्टर चैलेंज का फिनाले खत्म हुआ। तो मैंने मेरी बहन को फोन किया, तब तक उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा 10 लाख रुपया मिला। तो वो भी नींद में कह रही यार फोन रख, दिमाग ना खराब कर पहले तो मैंने कहा यार सच्ची में मिला है। फिर सुबह जब पेपर में आ गया तो मेरे घर पे पहुंच गए वो सब न्यूज़पेपर वाले, मम्मी की फोटो लगी सुबह, ट्रॉफियां लेके नाच रहे हैं। तो उसके बाद जो है थोड़ा पटरी पे आए हम लोग। उसके बाद मैंने वो जो प्राइज मनी मिली मुझे टीडीएस काट के, जो 7 लाख रुपए हाथ में आया, तो मैंने जितनी सेविंग थी मेरी बहन की शादी में की तो लगाई वहां पे। तो वैसी शादी हमारे खानदान में कभी नहीं कोई हुई थी। तो उस चीज की बड़ी खुशी है। तो शांति होती है कहीं ना कहीं। बाकी डिजायर्स तो आदमी की कभी खत्म नहीं होती। मैं तो ये कहता हूँ यार, मेरे पिता आज भी होते तो उनको बड़ा शौक था पैग वैग मारने का। तो मुझे होता था कि आज मेरे फादर होते तो मैं दुनिया भर की स्कॉच उनके सामने रखता। पर भगवान मेरे ख्याल से सबको सब कुछ नहीं देता है शायद, इसीलिए कि आदमी अपने आप को ना भगवान समझने लग जाए। आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? मम्मी, सर मेरी मम्मी ऐसी हैं, ऐसी लेडी हैं कि अगर मैं कहूँ ना कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जितना भी है तो वो मेरी माँ की ही देन है। अच्छा। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही, वो घर पे लड़ाई बड़ी करते थे हमेशा ही, लड़ाई इन द सेंस फनी वे में, तो कुछ ना कुछ चलते रहता था उनका। सो मेरी माँ ऐसी हैं कि उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब हमारे पास किराए का घर था, और फिर जब मेरा काम निकल पड़ा उसके बाद अपना घर बनाया मैंने। मेरी मम्मी की मैंने एक चीज़ देखी है और वो मैं उनसे सीखता भी हूँ ये चीज़ें। वो जिस भी हाल में रही हैं खुश रही हैं। अभी भी आप देख लो, अभी भी चले जाओगे ना आप, तो वो ये नहीं कभी फील करती हैं कि मैं कपिल की मम्मी हूँ तो मेरे को बार्गेनिंग नहीं करनी है। मैंने अभी हाल की मम्मी को कहा, मैंने जब मैं अमृतसर जाता रहा हूँ तो मैंने कहा मम्मी अभी बार्गेनिंग नहीं करना, मेरे साथ जाना है। तो मैंने गाड़ी ली थी वहाँ पे पहली, तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया। मैं कहा मम्मी सेब खाती हो रोज? और क्या अपनी माँ को बोल दे आदमी, नहीं सेब आ कहाँ रहे मार्केट में। हालांकि क्योंकि उन दिनों 200 रुपए किलो हो गए थे सेब। तो वो कहती आ ही नहीं रहे मार्केट में। मैं कहा चलो मैं तेरे को ढूंढ के देता हूँ। तो मैं बिठा के मम्मी को ले गया, सेब ही सेब लगे हुए। अब चले गए दुकानदार के पास, तो मैंने कहा 5 किलो सेब दे दो ऐसे, और सारा फ्रूट जो भी पैक कराया। मैं थोड़ा सा इधर गया तो मम्मी मेरी पैसे थोड़ा कम करना उसको। मैं कहा मम्मी कम नहीं करने। तो मैं देख लिया मम्मी को ऐसे घूरा तो मम्मी हट गई। इतनी देर में सर चूहा निकला पीछे से, बड़ा मोटा सा। तो मैंने ऐसे ही आदत जो अपनी, मैंने कहा यार चूहे बड़े तुम्हारे मोटे, फ्रूट खाते होंगे तुम्हारी रेडी से। मम्मी कहती हाँ ये खाने देगा जो 5 रुपए नहीं कम कर रहा। तो वो नेचुरल होता है अंदर। तो वो चीजें बड़ी, वो भोलेपन में जो बात कह जाती हैं, बड़े किस्से ऐसे होते हैं। कभी बॉम्बे आएंगी तो मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, जरूर मिलना चाहूंगा। मैंने आपकी बातों में भी और आपके शोज में भी देखा कि जो कॉमेडियन पहले अपना मजाक उड़ाता है जी, वो हमेशा कामयाब होता है। जी। तो आपने अपना मजाक उड़ाना कब से शुरू किया था? अपना मजाक इन द सेंस कि हम कोई भी बात करते हैं शुरू में तो हम लोग हमेशा अपने से शुरू करते हैं कि ये कुछ लोग होते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। तो हमेशा मैं अपने ऊपर जरूर लेता हूँ। पर सही बात है कि जब जो पहले अपना मजाक नहीं उड़ाएगा वो दूसरे का क्या उड़ाएगा। सो दूसरे थोड़ा उसको गुस्सा भी कर जाते हैं कभी कभी उस चीज का। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, टचवुड। लोग प्यार करते हैं मुझे। एम आई राइट? अरे बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिल्म में बहुत कॉमिक रोल्स किए हैं जी, और आपके साथ ऐसा बहुत होगा बिकॉज आपका तो शो इतना कामयाब है। जी। आपको जब भी लोग मिलते हैं आपको बोलते हैं कि हंसाओ? होता है सर कभी कभी ऐसा। और अगर आप आम जिंदगी में सीरियस हो तो बड़े अपसेट हो जाते हैं। आम जिंदगी मेरा ऐसा सर, मैं थोड़ा सा मूडी आदमी हूँ। अगर मैं बिल्कुल माहौल में हूँ तो पूरा मैं रहता ऐसा ही हूँ वैसे ज्यादातर। कभी कभी होता है कि दिल नहीं कर रहा है, आप थके हुए हो, सारी रात शूटिंग की है, सुबह मेरा मान लो कहीं इवेंट है तो मैं थका हुआ और चश्मा लगा के एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ। कई बार ऐसे बोलते हैं सर फोटो खिंचाओ। मैं कहा हाँ जी आ जाओ आ जाओ। तो सब प्यार करते लोग, तो आप मना भी नहीं कर सकते हो किसी को। तो सर चश्मा उतार के, मैंने कहा ऐसे क्यों, पहचानेगा नहीं कोई। मैंने कहा आपने पहचान लिया ना मेरे को चश्मे में। तो अब किसी को क्या बताएं, आंखें लाल हुई पड़ी, नींद के मारे बुरा हाल है। तो वहां पे भी शुरू हो जाते लोग। पर ठीक है, मजा करता हूँ सर, उस चीज को भी एंजॉय करता हूँ मैं। हाउ इज कपिल शर्मा अपनी जाती जिंदगी में कैसे हैं? जाती जिंदगी में सर कोई ज्यादा महान आदमी नहीं हूं मैं, पर ठीक है, मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ और मुझे अपने काम में मजा आता है।
पहले जब ये शो शुरू किया था हमने तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो पर जब लोगों का प्यार मिला, अब मुझे सर क्या होता है कि मेरा बॉम्बे में घर है, गाड़ी है, अमृतसर में घर ले लिया, ज़रूरतें पूरी हो गई बेसिक, लेकिन अब क्या है कि आप फ्री नहीं बैठ सकते हो, अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मैं अब जिम्मेदारी समझ के काम करता हूँ, और जब जिम्मेदारी के पैसे भी मिलते हो तो और मज़ा आता है। तो कभी कभी इस बात की घबराहट होती है कि किसी दिन हो सकता है कि आपके जोक्स पर ना लोग हंसे। होता है सर, हर हफ्ते होता है, मतलब मुझे हर हफ्ते एक चैलेंज ही लगता है ये कि प्रेशर रहता है एक दिमाग में कि अरे यार मैं रहता है जैसे सर, बिल्कुल। अभी जैसे आप यहाँ पर इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, अगर हम सीरियस बात करें बहुत देर जी। तक और लोग ना हंसे तो आपको लगता है कि अरे अभी तो बहुत देर तक हाँ, हंसे ऐसा नहीं ही है। होता है, क्योंकि अच्छा। लोगों के मन में धारणा बन जाती है। मैं अगर सीरियस बात करूं तो लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, हाँ। तो मेरे ऊपर प्रेशर रहता है सर, बिल्कुल रहता है। अब मेरे साथ जैसे मैंने बच्चन साहब के साथ शूट किया, आपके साथ बैठा हूँ, पहले पहले मैं घबरा जाता हूँ कि यार ये इतने धुरंधर लोग, इतने सीनियर आर्टिस्ट, मैं क्या इनके सामने बात करूंगा। मैंने बच्चन साहब के साथ भी काम किया, तो मैं घबराया हुआ था सर। प्रोमो शूट करने गया पहले दिन, तो बच्चन साहब 10:30 आने वाले थे, वो 10:32 पे आए। तो मेरे कहते माफ कीजिएगा 10:30 का टाइम था, 2 मिनट लेट हो गया। मैं कहा मैं मर गया यार, ये क्या कह रहे हैं। मैं कहा बच्चन साहब ऐसा। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके अंदर एक शरारती बच्चा जरूर होता है, स्पेशली कलाकार। तो वो डर मेरा थोड़ा सा निकला सर पहले से, नहीं तो मैं घबरा जाता था पहले। कपिल, आपसे बात करके मुझे वाकई बहुत मजा आ रहा, बिकॉज आप बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। बहुत कम लोग होते हैं, और अभी आपका सक्सेस का दौर चलेगा और भगवान करे बहुत सालों तक चलता रहे। Thank you so much. अपने आप को चेंज मत करना, कभी भी नहीं सर। टिपिकल मत बन जाना है। टिपिकल इन द सेंस कैसे सर? टिपिकल मतलब अपने आप को सीरियसली लेना कि मैं तो अभी कपिल शर्मा हो गया हूँ, या अभी आपकी फिल्म में कामयाब आएगी तो आप बन जाएंगे एक खास किस्म के इंसान, जो आमतौर पे सक्सेस के बाद लोगों के साथ हो जाता है। आप आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे। नहीं सर, हम तो मरे पड़े हैं, जो देख रहे हैं अभी तो खुद उसी चीज से ही नहीं बाहर आ रहे कि अच्छा मशहूर हो गया मैं। तो ऐसा नहीं है सर, पता नहीं मुझे ऐसा मशहूर लगता है होना सर, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था? सर मुझे ये लगता है कि मशहूर तो आदमी कत्ल करके भी हो सकता है। हाँ, पर पैसा भी लोग कमाते हैं सर, नो डाउट। हमारे देश में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, पर मुझे ये लगता है कि जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, किसी ने मुझे कनाडा से ट्वीट किया था, उनके दादाजी बीमार थे, हॉस्पिटल में उनके आईसीयू में थे, और वो लैपटॉप पे कॉमेडी नाइट्स देख रहे हैं। मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ ना सर, तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे खास चुना है इस काम के लिए। मैं चाह के भी ऐसा नहीं हो सकता जैसे आप कह रहे हैं कि लोग हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लोगों के बीच में रहना है। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके बीच रहता हूँ। मैंने जब ये शो स्टार्ट किया था तब भी मुझे ये था कि अब तक मैं लोगों के शोज़ में काम करता आया हूँ। जो लोग मुझे फॉर्मेट बताते हैं कि हाँ ये है, आपने 10 मिनट के लिए आना है, आपने एक्ट करना है, आपने निकल जाना है। मैं सोचता था कि यार ये चीज़ें जो मुझसे करवा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे को पता है, उनको नहीं पता है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं अभी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें अगर मैं टीवी पे करूँ तो मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी, और वो आई भी, क्योंकि हर आम आदमी जो है वो रिलेट करता है। जब मैं अगर किसी आम आदमी से बात करता हूँ, जो नॉर्मल ऑडियंस में लोग आते हैं, पूना से, कभी कहीं से आते हैं, तो उनको फिर मैं उनके जो स्टार्स हैं जो हमारे शो में आते हैं उनसे बात कराता हूँ, 1-to-1 होते हैं। उनको भी ये मौका बहुत कम मिलता है। तो इसका मतलब भी बता दीजिए। जब आप बाकी चीजें प्लान कर रहे हैं लाइफ के दौरान, जी, उस दौरान भी आपकी लाइफ गुजर रही है, जी, आप उस दौरान भी लाइफ से गुजर रहे हैं। जब आप घर जाते हो रात को, घर पूरी लोगों को हंसा के थक के, घर पे कौन होता है आपके यहाँ बॉम्बे में? घर पे कोई नहीं होता सर, मैं अकेले रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है। आपको अकेले रहने से डर लगता है, या अकेले रहने से सर मैं अकेलेपन कभी का रहा एहसास? नहीं हूँ एक्चुअली अकेला। मेरे साथ हमेशा मंडली रही है, गाना बजाना ये वो। तो मैं जब कभी अकेला होता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है पता नहीं सब कहाँ चले गए, ऐसा मैं फील करता हूँ। सो मेरा वो दोस्त था, वो मुझे लेके जाता था, वो गिटारिस्ट है, तो मुझे लेके जाता था अपने साथ ना सिंगर्स के शोज़ में। तो मैं वहाँ पे कोरस भी करता था, और स्टार्टिंग में मेन सिंगर जो बाद में आता है चमकीले कपड़े पहन के, तो वो बाद में आता है। तो पहले हम जाते हैं, 1-2 गाने गाए अपने ये वो, उसके बाद में जोरदार तालें स्वागत किए, द वन एंड ओनली फलाने, फिर वो आते थे मेन, और फिर अपना टाइम लेते थे। तो मैं वो करता था। तो उस समय वो मेरे को लेके जाता था। तो मुझे अब ये है कि भगवान ने अगर मुझे किसी जगह पे कोई प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं उसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो मेरे साथ भी कभी बाहर भी जाते हैं हम लोग फॉरेन में, मेरे साथ मेरे घर पे ही रहता है वो। बाकी मैं अकेला कभी कम ही रहा हूँ सर। बाकी सब अच्छा है, ऐसी बात होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ कभी हुआ है कि आपने 8 घंटे बिल्कुल अकेले गुजारे? हाँ, मैं जहाज के अलावा? जब मैं सो रहा होता हूँ नहीं, सोने के अलावा? बहुत ऐसा कम हुआ सर। क्यों? मैं कोई ना कोई रहता ही है सर दोस्त। लेकिन मेरे जो पुराने दोस्त हैं जिनके साथ मैंने वो पीरियड देखा है कि जब
बस में सफर करने के भी पैसे नहीं, एमएसटी बनवाते थे हम लोग, मंथली सीजनेबल टिकट बनती है ना वो रेलवे स्टेशन पे, वो बनवा के उनमें सफर करते थे। तो मैं उन्हीं दोस्तों के साथ जब जाता हूँ ना, कभी यूएस चले गए तो मैं उसको साथ में लेगा, तो हम अकेले दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो रहे हैं बिजनेस क्लास में बैठे, और तीसरे आदमी को पता नहीं है क्यों खुश हो रहे दोनों। वो एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। मजा आता है ना, क्योंकि जिसके साथ आपने 5 रुपए खर्च किए उसी के साथ 1000 रुपए खर्च करने का मजा है। Correct. अब जो मिलते हैं दूसरे दोस्त बने हैं वो पहले से करोड़पति लोग हैं, तो उनके लिए आप उनको किस तरीके से इंप्रेस करोगे? अपने दोस्त को तो मैं ये दिखा दूंगा, ये देख। कपिल, इस दौरान आपको कभी कुछ मोहब्बत ढूंढने की फीलिंग नहीं हुई कि कोई मोहब्बत मिल जाए या किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए या कुछ? मोहब्बत सर पता है, इतनी मिल रही है ना, मैं बता ही नहीं सकता। मतलब मुझे ये लगता है सर, ये लोग मुझे ऐसे प्यार करते हैं कि इनको विश्वास है कि ये बंदा फैमिली, जैसे आपने कहा कि फैमिली शो लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, एक भरोसा बन गया लोगों का कि ये बंदा गलत बात नहीं क्यों करेगा, ये कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं कहेगा। ठीक है, बाकी वो भी जो सेपरेट वाला प्यार है वो भी आप, तो शादी वादी का कोई जरूरी अभी है। इरादा नहीं है? सर मेरी माँ तो बहुत कहती है हमेशा ही मुझे, हाँ। और मुझे ये लगता है कि यार मैं अभी अभी थोड़ा आया हूँ पटरी पे, थोड़ा एंजॉय तो करूँ कम से कम। अभी तो मेरे को ना पूछे कोई भी रात को 2 बजे कहाँ हो तुम, हाँ। थोड़ा अभी मतलब समझ रहे हैं आप, कर लेंगे सर शादी, फिर ऐसा मुंह बना के मत बोलो यार। कर लेंगे सर, शादी कर लेंगे, जरूरी भी है। आपकी जो कॉमेडी है वो बहुत एक्सटेम्पोर है जी हालांकि आप कुछ गैग्स आई एम श्योर जी, तैयार जी। करते जी, होंगे, जी। मगर बहुत ज्यादा है ऑन द स्पॉट थिंकिंग, जी ऑन द स्पॉट माइंड इज वर्किंग। जी अब आप फिल्में मैंने सुना करने वाले हैं या फिल्म करने वाले हैं, फिल्म में आपको डायलॉग्स नॉर्मल दिए जाएंगे, जी तो मैं एक डायलॉग देता हूं आपको जी जो कॉमेडी का डायलॉग नहीं है, ओके मगर हम कोशिश करते हैं कि इसको हम एक्टिंग में कैसे करते हैं। ओके, सिंपल है, सीरियस करना मेरे को? डायलॉग सुन लीजिए फिर आपको ओके, जिस ओके, हिसाब से ठीक करिए। है। डायलॉग है, आपसे प्यार करना तो रिश्ते की मजबूरी है, अच्छा पर काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। बाप बेटे का सीन है। अच्छा, मैं एक्टिंग का स्कूल वगैरह चलाता हूँ तो मुझे इस इन्हीं तरह चीजों की, से डर लगता है सर आपसे, और क्या। सर कोई डरने की बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फंसाएंगे बंदे को लाके, बेटा आप तू ही है, मैं ही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर डूइंग इट फॉर फन। नहीं नहीं, जी वी आर डूइंग, आपसे मैंने कहा था दुबई में जी कि आप मेरे पास आना स्कूल में जी और हम ऐसी कुछ बात करेंगे। जी, अब इससे अच्छा मौका क्या हो सकता मुझे क्या है पता था कि इतने सारे लोगों के बाहर सामने सिखाना शुरू कर देंगे। आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है, पर काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। तो इसको मैंने कॉमिक करना है? नहीं, जैसा पहला जज्बात आपके मन में आता है, अच्छा, जो ख्याल आपके मन में डायलॉग सुनकर ओके, आता है। आपका नाम रोहित है, ओके, मेरा नाम केदारनाथ है। केदारनाथ। मतलब आप मेरे को पापा ही बोलिए, तो बट पर अब अगर वो इज्जत नहीं करता बाप की तो फिर नाम लेके बोलेगा केदारनाथ। ठीक है, पर बाप बेटा है जी, यू नो केदार। अच्छा। अभी आपका डायलॉग राइटर आया जी कि कपिल जी यू नो केदार डायलॉग नहीं है, ओके, डायलॉग है आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है, काश मैं आपकी इज्जत कर सकता। सर डायलॉग सही बोलिए जी, टेक 2। बच्चन साहब मेरे अंदर आ जाते हैं। सर मैं मतलब सीरियसली आप मुझे सीरियस करने के बोल रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा मैं खड़ा हो जाता हूँ, चलो ओके। चल। डैड, डैड डायलॉग में नहीं है सर, टेक 3। मैं लाइफ में कभी इतना सीरियस डायलॉग, बड़े साल हो गए सर, अभी चलो मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करिए। मुझे तो बाप बनने में टाइम लग रहा है। आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है, काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता। वन सेकेंड, ये तो अभी मैं टीचर पे आ गया हूं। एक्शन, टेक 5। आपसे प्यार करना रिश्ते की मजबूरी है, काश मैं आपकी इज्जत भी कर सकता जैसे मम्मी करती। अभी मैं उस मोड में नहीं है सर, सॉरी। आपको अपने अंदर कोई खामी नजर आती है, और अगर कोई है तो किस खामी को आप ठीक करना चाहते हैं? खामी सर मेरे में ऐसी है, मैं विश्वास बड़ी जल्दी कर लेता हूँ किसी पे भी, अच्छा। और मुझे ये लगता है कि ये अच्छी चीज भी है। आप एकदम से किसी के हो जाते हो तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको चीट करे।
लेकिन कई बार हो भी जाता है सर ऐसे। सो मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ कई बार, उस चक्कर में मैं कई ऐसे डिसीजन ले जाता हूँ कि जो मुझे मेरे लिए सही नहीं है। वो चीज़ मेरे में कमी भी है सर, वो मेरी कमी भी है, मेरी उसको आप मेरी खूबी भी कह सकते हैं, पर मैं धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इसका इंजेक्शन भी नहीं आता कोई कि बंदा लगा के ठीक हो जाए। आपका दूसरा पैशन सिंगिंग है। जी सर। अब मैंने आपका वो बैक स्टेज पे उस दिन गाने सुने थे, आप बहुत अच्छा गाते हैं। Thank you. अपनी रूह को जो छूता हुआ आपका एक कोई गाना आप हमें सुना सकते हैं, या सर कोई भी ऐसे- सुना सकते हैं। रूह को बोल के मैंने ऐसे- अभी डरा दिया हाँ, आपको। वो मैं मेरे को लगा कि कौन, मेरे को भूत नजर आने लगी तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, पर मैं एक मैंने गजल जो मैंने पहली गाई थी, मेरे कॉलेज में एक टीचर थे मेरे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी कम उम्र में उनका देहांत हो गया। ये उनको ही डेडिकेट करना चाहूंगा, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या नाम लेकिन था उनका? उनका नाम अश्विनी कुमार अच्छा। था, और वो बड़ी छोटी उम्र में चले गए। वो ही वाज जस्ट 38 आई थिंक। माय गॉड। तो अब मुझे दुख होता है कि दुख वही चीजें सर कि हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनसे कुछ सीखा है, तो वो जब नहीं रहते हैं, अब जब हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, पर ठीक है, मुझे लगता है कि शायद मैंने ये लिखा हमेशा था नोट उनके किया लिए। कपिल, आप एक इमोशन तक पहुंचते हैं और जैसे ही लगता है कि आपको इस बात से आप आंख में आपके आंसू आ सकते हैं, आप उसको इमीडिएटली अवॉइड कर देते मुझे ये लगता है सर कि सारी दुनिया में, नानक साहब ने एक बात कही ना, नानक दुखिया सब संसार। हो। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? मैं सर बहुत ज्यादा रोता हूँ, मैं ऐसा ही अजीब सा ही हूँ मैं, कभी कभी मुझे मैं आपको बताऊं, मैं अपने फादर साहब की डेड बॉडी जब लेके आ रहा था दिल्ली से, तो दिल्ली से अमृतसर तक मैं अकेला ही था, वो जो गाड़ी में लेके जाते हैं, तो मेरे ताऊ जी थे साथ में। तो हम लोग पूरा सफर कुछ नहीं रोए, नहीं हम कुछ नहीं, ये वो जब सब कुछ हो गया, मेरे फादर को वो सलामी देते ना डिपार्टमेंट की तरफ से, तो गोलियां वोलियां चलाते हैं, तो वो जब चलाई तो मेरे को उस समय मेरे को बड़ा फील हुआ, उस समय मैं इमोशनल हो गया। मैं बहुत बार हो जाता हूँ ऐसे, कभी 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 होता है कि कभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जब फ्लाइट में बैठता हूँ ना, तो मेरे को एक तो डर लग रहा होता है, मैं कहीं न्यूज़ पढ़ता हूँ कि फ्लाइट कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया, सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इधर कि ठीक उड़ रहा है। फिर जब कहीं आकाश में दूर ऊपर होते हैं, फोन नहीं बज रहा है, कुछ साइलेंट है, सब सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाए। अपने डैड को कभी कभी मिस करता हूँ, या उन लोगों को जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। सो हो जाता है मन ऐसा, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ सर कि हंसी मजाक में निकले तो अच्छा है। मैं जैसे आप बोल रहे थे ना कि मैं वो इमोशनल होकर छोड़ जाता हूँ चीज़ें बीच में, तो मैं फिर इसलिए भी मिस करता हूँ। आदमी कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, मुझे लगता है कि वो अगर होते तो मैं उनसे और सीख पाता कुछ। तो म्यूजिक मेरा प्यार है सर आप पहला। बहुत सारे सिंगर्स के काइंड ऑफ तरीके से भी गा सकते हैं, जी सर, वो वैसे ही पंगे लेता रहता हूँ। तो बताइए कुछ लोगों के। मुझे सर थोड़ा कुत्ती सोचने की आदत है कि अगर कौन सी सोच? कुत्ती सोच होती ना, कुत्ती सोच। जैसे पंजाब में बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार ये सिंगर है, इनका एक इमेज बनी हुई कि ये ऐसे गाने गाते हैं, हाँ। अगर ये बिल्कुल उल्ट गाएं, जैसे हरिहरन साहब है, हाँ। तो वो थोड़े ऐसे हैं गर्म स्वभाव वाले कि यहाँ कोई अगर गा रहे हैं तो कोई बीच में ना बोले। आपने कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेट्स उठाई हैं, जी आप पीसीओ में काम करते थे, जी आपने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं, और जी। क्या क्या किया है जो इस तरह के जोड़ा जा सकता है? सर मैं ना जब मैट्रिक के एग्जाम दिए ना, तो उसके बाद 2-3 महीने का ब्रेक रहता है नया सेशन शुरू होने में। तो हमारे अमृतसर में कपड़े की प्रिंटिंग का काम बड़ा रहता है। आज उनको पता चल जाएगा, मैं उनकी मिल में भी काम करता था। हाँ। ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं। मैं तो बच्चा था 14-15 साल का, तो मुझे ये था कि यार उसमें काम करने का 70-80 रुपये दिहाड़ी मिलती थी उसकी। वो भी मैंने 2-2.5 महीने बीच में फ्री टाइम में किया। तो वो पैसे मैं इसलिए नहीं कि घर पे चाहिए या देने उनको, वैसा नहीं, पर मैंने फिर उसके लिए अपना एक म्यूजिक सिस्टम लिया। 3,000 रुपये का आया था वो। मैं गाने सुनने का बड़ा शौक था। टीवी बड़ी लेट आया ना हमारे घर में, तो उन चीज़ों में हम लोग, आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ और मुझे चार्ली चैपलिन साहब बोल के भी फिल्में की हैं, ये मुझे अभी 1 हफ्ता पहले पता चला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सच्ची में, मैंने उनकी फिल्म देखी द ग्रेट डिक्टेटर। हाँ, मेरी फेवरेट फिल्म है। हाँ। मैंने 21 बार देखी है फिल्म। मेरे को एक ही बार में समझ आ गई थी। अच्छा। आपका कहीं स्टेटमेंट था कि मैं जो स्ट्रगल पीरियड को अपनी इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। जी स्ट्रगल तो जिंदगी भर चलता रहेगा। जी, चलता रहता है, लेकिन सर मायने बदल जाते हैं धीरे धीरे। एक है कि आप लोकल ट्रेन में जाके पसीना आया, दूसरे को भी उसका भी सूंघ रहे हो, अपना भी उसको सूंघा रहे हो, वो वाली स्ट्रगल। एक होती है कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, किसी ने बुलाया मिलने। स्टेजेस बदल जाती हैं। स्ट्रगल तो ऑफकोर्स सारी उम्र रहती है, लर्निंग प्रोसेस जो है सारी उम्र चलता रहता है, तो आगे भी चलता रहेगा। इस शो का नाम है द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया कि आपने कहा कि यार ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है?
सर वो यही था मेरे ख्याल से, जब मैंने शुरुआत की टीवी पे तो पहले राउंड में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तो उदास हो गया बड़ा। फिर दिल्ली गया मैं, दोबारा ऑडिशन हो रहे थे, मैं किसी पंजाबी चैनल के लिए छोटा मोटा शो करता था, बारिश हो रही थी, वहां पे लग गए लाइन में, 6 बजे शाम को बारी आई। मैं ये नहीं कहता हूँ उस दिन मैंने बड़ा अच्छा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जो मेरे से पहले गए थे, उन्होंने काफी खराब किया। तो वहां पे मतलब मेरा दोबारा ऑडिशन हुआ, और जिस शो में मुझे रिजेक्ट किया उसी शो में मुझे दोबारा बुलाया उन्होंने, और उसका पहला एपिसोड उस सीजन का और उसकी पहली परफॉर्मेंस मेरी थी, और उसमें दोबारा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, बल्कि उसके सारे राउंड्स में मैं मैक्सिमम नंबर लेके उसका विनर भी बना बाद में। तो मुझे लगता है यार, जिस शो में मैं रिजेक्ट हो गया था उसी का बाद में विनर भी बना मैं, और उस समय मुझे पैसों की भी जरूरत थी, तो बड़ी टाइमिंग के साथ चीजें हुई। फिर मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आप मन में तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लम्हे हुए हैं। मैं रॉबर्ट डिनीरो का बहुत जबरदस्त फैन जी, था, जी। और जब मेरा ऑडिशन हुआ तो मेरे को ऑडिशन में उस समय राजस्थान में शूटिंग कर रहा था जी और मैंने उससे पहले स्काइप पे बात नहीं की थी। तो मेरा जो डायरेक्टर थे डेविड और रसल, उन्होंने कहा मैं स्काइप से बात करूंगा। तो मुझे नहीं पता था इसमें साउंड का भी कोई सिस्टम होता है, तो गांव वालों में मैंने इंतजाम किया, तो उनको तो मेरे को तो उनकी आवाज़ आ रही थी मगर मेरी आवाज़ तक उन तक नहीं पहुंच रही थी। अच्छा। तो उन्होंने फिर ऐसे चिट्ठी लिखी कि नेक्स्ट टाइम गेट मोर प्रोफेशनल। अच्छा। तो मतलब मेरी ऐसी बेइज्जती की थोड़ी सी, तो मैंने उस पर कुछ लिखा, मैंने कहा गूगल सर्च मी, कि मेरे बारे में पता कर ले, सब कुछ है। फिर जब उसके बाद जब पहली बार रॉबर्ट डिनीरो को मिला जी। तो मुझे लगा कि अगर शिमला के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा आज रॉबर्ट डिनीरो को मिलकर उससे हाथ मिला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। नो डाउट। एक ऐसा मोमेंट जो हम अपनी ऑडियंस को भी इस शो में देते हैं, लेकिन ये इन्हें पता नहीं है, तो मैं जरा सरप्राइज दे दूं। हाँ, तो मेरे उपस्थित ऑडियंस लोगों, मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को स्टेज पर बुलाऊंगा और वो कपिल और मेरे साथ बात करेंगे, और फिर कपिल अपनी पसंद का गिफ्ट देंगे। तो आप लोग तैयार हैं? कपिल, आप इसमें से एक पर्ची निकालिए जी। जिसका नाम आएगा वो आपके साथ बैठेगा या बैठेंगी। बैठेंगी निकले तो अच्छा है। दोबारा निकाल लेंगे। गुलाबी रंग निकालता हूँ, गुलाबी ना, लड़कियों का रंग गुलाबी होता है ज्यादा, तो मैं सर देखिए, कहते हैं ना कि आप दिल से चाहो तो हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ लीजिए नाम। काजल। काजल। अरे काजल? How are you, काजल? How are you, काजल? मेहंदी लगाई हुई है। लेडीज संगीत से आई। काजल बैठ जाओ। काजल का सांस ऊपर नीचे हो गया है, ऐसा हो गया। ये माइक पकड़ लो। अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। मैं सर घुल मिल जाता हूँ हर किसी के साथ, मैं सूट कर जाता हूँ। काजल, क्या करती हैं आप? सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करती हैं आप। हम दोनों में से आपको ज्यादा कौन अच्छा लगता है? सर दोनों ही अच्छे हैं। नहीं, आज तो सोच के बताना पड़ेगा। मेरे को नहीं, मैं भी अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। कपिल ज्यादा अच्छा लगता है ना? नहीं सर, दोनों ही अच्छे हैं। आपने सोचा था कभी एक ऐसा होगा कि आप मेरे शो में कपिल के साथ ऐसे बैठी होंगी? सर कभी नहीं। कभी नहीं? आपको यकीन हो गया कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है। अरे वाह, कुछ भी हो सकता है। आप जब वहां बैठी थी, क्या आपके दिमाग में एक क्या बात चल रही थी कि अगर मेरा नंबर आया या मेरे से बात हुई तो मैं क्या पूछूंगी कपिल से? सर जस्ट उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेना है, उनके लाइफ के बारे में जानना था, तो बहुत कुछ जानने मिला आज। या जैसे क्या आपको इनसे इंस्पिरेशन मिला? सर जैसे इनका स्ट्रगल, हाँ, इन्होंने कैसे एक पीसीओ में काम करके यहाँ तक पहुंचे, तो मैं तो अगर कपिल शर्मा पीसीओ में काम करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ सर, सर आप अभी जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल चला रहे थे, आप वहाँ आपके यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे, आज आप यहाँ हैं, तो आप अपनी ये जो सक्सेस रेट है वो किसको डेडिकेट करेंगे? सबसे पहले तो मुझे आज पहली बार लगा कि मैं भी स्टार हूँ भाई। अनुपम सर के शो में आया हूँ।
सो मैं इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स अपनी माँ को देना चाहूँगा। एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं माँ बाप को बच्चों से, और लेकिन जब घर के हालात ऐसे हों, एक टाइम पे आपको ये लगता है कि नहीं, वो बाकी सब शौक बाद में, लेकिन फिलहाल रोजी रोटी ज़रूरी है। सो उन्होंने उस समय भी मुझे तंग नहीं किया। सो उन्होंने उल्टा मुझे हौसला दिया कि तुम आगे बढ़ो। मुंबई में भी जब आया मैं, तो मेरी माँ बड़ी भोली है सर। तो आपकी माँ का नाम क्या है? उनका नाम है श्रीमती जनक रानी। ओके। मेरे को पता नहीं था कि स्ट्रगल होती कहाँ पे। मैंने मिथुन दा की फिल्म देखी, डिस्को डांसर, तो उसमें मिथुन दा ऐसे करके ना जा रहे होते हैं, तो उनको कोई डायरेक्टर देख लेता, मुझे लगता कि हमें भी ऐसे देंगे, तो रोज नहा दोगे ना जुहू बीच पे चले जाना। तो करते करते बच्चन साहब का घर पता चला, वहां पे चले गए। मम्मी को फोन किया, बच्चन साहब, मम्मी बच्चन साहब के घर के बाहर खड़े हैं। मम्मी कहती है अच्छा अच्छा, क्या कहते बच्चन साहब? मैं क्या कहते, क्या मतलब वो बाहर थोड़ी ना खड़े हैं, ऐसे बाहर खड़ा उनके घर के। अच्छा कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, तुम सच्चे दिल से काम करो, किस दिन मिलेंगे तुम्हें। वो बात सच भी हुई सर। वो चाहे भोलेपन में कही गई बातें हैं। सो मुझे ये लगता है कि आप अपने लिए क्लियर हो, अगर अंदर से आप सच्चे दिल से कोई काम करते हो, माँ तो माँ ही होती, बच्चा चाहे जितना बुरा हो उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेगी। ये जाहिर हो जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मगर फिलहाल तो आप बताइए, आपको इनके साथ बैठ के कैसा अच्छा लग रहा है? बिकॉज बैठी तो आप इनके साथ हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल लग रहा अभी है। भी ऐसा लग रहा है कि आई एम इन अ ड्रीम। यू आर इन अ ड्रीम। छू लो थोड़ा, पकड़ लो, हाथ पकड़ लो थोड़ी देर के लिए, पकड़ लो, हाथ पकड़ लो बेटा, दूसरा हाथ, दूसरा, हाँ ये काजल आ जाओ। चलो जी। अब कपिल की जो पसंदीदा चीजें हैं वो मैं आपको गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूं। आइए। थैंक यू काजल, इट्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू काजल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कपिल की हंसती हंसाती बातों में गहरी विचारधारा है, यह हमें आज पता चला। उनकी जिंदगी में आज झांक कर आशा है कि आपको प्रेरणा मिली होगी। इसी के साथ हमारा शो समाप्त होता है। हंसते रहिए, खुश रहिए और याद रखिए कि हालात कैसे भी हो, हार मत मानना। अपने सपनों को हमेशा कायम रखिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। नमस्कार।